नमस्ते। कभी ये सोचा है कि ये जो भारत देश है जिसे हम आज जानते हैं, आखिर कानूनी तौर पर इसकी परिभाषा क्या है? इसका जवाब मजे की बात यह है कि हमारे संविधान के बिल्कुल शुरू के पन्नों में ही छिपा हुआ है। तो आज हम उसी बुनियाद को समझेंगे जो भारत को संघ और उसके क्षेत्र के रूप में परिभाषित करती है। तो चलिए, सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं। आखिर ये भारत है क्या? अब देखिए, इसका जवाब किसी राजनीतिक भाषण में नहीं मिलेगा। इसका जवाब तो सीधा हमारे देश के सबसे बड़े कानूनी दस्तावेज हमारे संविधान में लिखा है। और ये जवाब हमें मिलता है संविधान के भाग 1 में। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? हमारे इतने विशाल देश की पूरी परिभाषा सिर्फ 4 छोटे से अनुच्छेदों में दे दी गई है। तो चलिए देखते हैं कि इन 4 आर्टिकल्स में कितनी गहराई छुपी है। तो चलिए, इसमें और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत जो हमारे सामने आता है वो ये है, भारत यानी इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। अब ये जो शब्द है ना, राज्यों का संघ, इन्हें बहुत ही सोच समझकर चुना गया था। इसका सीधा मतलब ये है कि भारत अमेरिका की तरह राज्यों के बीच किसी समझौते या अग्रीमेंट का नतीजा नहीं है। अमेरिका में राज्यों को फेडरेशन से अलग होने का अधिकार है, लेकिन भारत में बिल्कुल नहीं। यहाँ संघ अटूट है। हाँ, राज्यों की सीमाएं जरूर बदली जा सकती हैं, और यही बात भारत को एक अविनाशी संघ के विनाशी राज्य बनाती है। और हाँ, एक और बात, इसी पहले आर्टिकल में देश के 2 ऑफिशियल नाम भी बताए गए हैं, इंडिया और भारत। और ये याद रखना जरूरी है कि संवैधानिक रूप से इन दोनों का दर्जा और महत्व बिल्कुल बराबर है। तो ठीक है, आर्टिकल 1 ने तो देश का नाम और उसका नेचर बता दिया, लेकिन बाकी के 3 आर्टिकल्स का क्या? वो क्या करते हैं? असल में वो एक ऐसी असाधारण शक्ति के बारे में है जो सचमुच भारत के नक्शे को ही बदल सकती है। चलिए इसे समझते हैं। और ये शक्ति ये दी गई है हमारी संसद को। देखिए, संविधान का भाग 1 सिर्फ ये नहीं बताता कि भारत क्या है, बल्कि ये भी बताता है कि इसे कैसे बदला जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ संसद के पास 2 बहुत ही शक्तिशाली टूल्स हैं, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। अब आर्टिकल 2 तो है बाहरी क्षेत्रों के लिए, मतलब संसद चाहे तो किसी नए क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सिक्किम, जो 1975 में भारत का 22वां राज्य बना। वहीं आर्टिकल 3 देश के अंदर के बदलावों के लिए है, मतलब इंटरनल एडजस्टमेंट्स। इसके तहत संसद मौजूदा राज्यों को तोड़ सकती है, जोड़ सकती है, उनकी सीमाओं या यहाँ तक कि उनके नामों को भी बदल सकती है। और ऐसा नहीं कि ये शक्ति सिर्फ कागजों पर है। आर्टिकल 3 का इस्तेमाल तो हम सबने अपनी आंखों के सामने होते देखा है। याद कीजिए, साल 2000 में हमें 3 नए राज्य मिले, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। और अभी हाल ही में 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का जन्म हुआ। ये सब कुछ इसी आर्टिकल की वजह से मुमकिन हो पाया। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा काम, किसी राज्य की सीमा बदलना या एक बिल्कुल नया राज्य बना देना, आखिर होता कैसे है? सुनने में तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस लगता होगा, है ना? पर हैरानी की बात यह है कि ये प्रक्रिया उतनी भी जटिल नहीं है जितनी किसी संवैधानिक संशोधन की होती है। आर्टिकल 4 साफ कहता है कि ऐसा करने के लिए संसद में सिर्फ एक साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी की जरूरत होती है। हाँ, एक शर्त जरूर है, ऐसा कोई भी बिल संसद में लाने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है, और राष्ट्रपति उस बिल को प्रभावित होने वाले राज्य की विधानसभा के पास उनके विचार जानने के लिए भेजते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेच है, संसद उस राज्य के विचारों को मानने के लिए बिल्कुल भी बाध्य नहीं है, और ये बात केंद्र को राज्यों के ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति देती है। तो इन सब बातों का सार क्या है? आखिर हमारे संविधान निर्माताओं ने इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, इतना लचीलापन क्यों रखा? ये इतना जरूरी क्यों है? इसका सार ये है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने कोई पत्थर की लकीर नहीं खींची थी। उन्होंने एक जीता जागता दस्तावेज बनाया, एक लिविंग डॉक्यूमेंट, जो देश की बदलती हुई प्रशासनिक, भाषाई और राजनीतिक जरूरतों के हिसाब से खुद को ढाल सके। और सच पूछिए तो यही लचीलापन भारत जैसे विशाल और विविधताओं से भरे देश को मजबूती से एक साथ रखता है और इसे समय के साथ इवॉल्व होने की ताकत देता है। तो चलिए इस चर्चा को इस एक विचार के साथ खत्म करते हैं कि भारत का नक्शा सिर्फ स्याही से नहीं बना है, बल्कि एक डायनामिक संवैधानिक प्रावधान से बना है जो बदल सकता है।
और जैसे जैसे भारत आगे बढ़ता है, ये बदलती हुई सीमाएं हमारी राष्ट्रीय पहचान और हमारे भविष्य को कैसे आकार देती रहेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी के लिए सोचने लायक है। नमस्ते, कभी सोचा है कि ये कौन तय करता है कि कौन भारतीय नागरिक है और कौन नहीं? इसका जवाब हमारे संविधान, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही है। तो चलिए आज उन बुनियादी नियमों को आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये नागरिकता यानी सिटीजनशिप है क्या? क्या मतलब है इस शब्द का? देखिए, आसान शब्दों में नागरिकता एक पहचान है। वो पहचान जो हमें एक देश से जोड़ती है, हमें कुछ अधिकार देती है, जैसे वोट डालने का अधिकार, और साथ ही कुछ जिम्मेदारियां भी देती है, जैसे देश के कानून को मानना। तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। साल था 1950, तारीख 26 जनवरी। भारत अभी अभी एक नया गणतंत्र बना था और उस वक्त सबसे बड़े सवालों में से एक ये था कि भाई इस नए देश का नागरिक, इसका सिटीजन आखिर होगा कौन? तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इस सवाल का जवाब कैसे दिया? इसका पहला और सबसे बड़ा जवाब मिला आर्टिकल 5 में, और यही आर्टिकल उस वक्त के करोड़ों लोगों की सिटीजनशिप का आधार बना। आर्टिकल 5 ने नागरिकता के लिए 3 सिंपल से रास्ते बताए। पहला, अगर किसी का जन्म भारत में हुआ हो, सिंपल। दूसरा, अगर उनके माता पिता में से कोई एक भारत में पैदा हुआ हो। और तीसरा, अगर संविधान लागू होने से ठीक पहले कोई कम से कम 5 साल से भारत में ही रह रहा हो। अगर इन 3 में से एक भी शर्त पूरी हो रही थी तो वो शख्स भारत का नागरिक था। लेकिन वो समय बिल्कुल भी आम नहीं था। देश का बंटवारा हुआ था, लाखों लोग अचानक से बेघर हो गए थे, और इस दर्दनाक सच्चाई ने सिटीजनशिप के सवाल को और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और भी पेचीदा बना दिया था। और बस इसी मुश्किल हालात से निपटने के लिए बनाया गया था आर्टिकल 6। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए था जो बंटवारे का दर्द झेलकर, सब कुछ पीछे छोड़कर पाकिस्तान से भारत आए थे। अब यहाँ पर एक तारीख बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, 19 जुलाई 1948। ये एक तरह की कट ऑफ डेट थी। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई 19 जुलाई से पहले पाकिस्तान से भारत आ गया तो उसे सीधे सीधे सिटीजन मान लिया गया। लेकिन अगर कोई इस तारीख के बाद आया तो उसे नागरिकता के लिए अप्लाई करना पड़ता था, रजिस्टर करवाना पड़ता था। मतलब सिर्फ एक दिन के फर्क से पूरा प्रोसेस बदल जाता था। अच्छा, ये तो हुई उनकी बात जो पाकिस्तान से भारत आए। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। उन लोगों का क्या जो भारत से पाकिस्तान चले गए थे? इसके लिए है आर्टिकल 7। तो देखिए, संविधान ने इन दोनों सिचुएशंस के लिए अलग अलग नियम बनाए। जो पाकिस्तान से भारत आए उन्हें कुछ शर्तों के साथ नागरिकता दी गई, लेकिन जो भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए उनकी भारतीय नागरिकता खत्म हो गई। हाँ, एक रास्ता था, अगर वो एक खास परमिट के साथ वापस लौटते तो उन्हें नागरिकता दोबारा मिल सकती थी। लेकिन कहानी सिर्फ बंटवारे तक ही सीमित नहीं थी। हमारे संविधान निर्माताओं ने कुछ और भी खास सिनेरियोज के बारे में सोचा था। जैसे उन लाखों भारतीयों का क्या जो उस वक्त भारत में नहीं थे बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रह रहे थे? उनके लिए था आर्टिकल 8। इसके मुताबिक अगर कोई विदेश में रह रहा है लेकिन उसके माता पिता या दादा दादी अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे तो वो वहां की भारतीय एम्बेसी में रजिस्टर करके सिटीजन बन सकता था। ये दिखाता है कि नए भारत का नजरिया कितना ब्रॉड था, अपनी सरहदों से भी बड़ा। इसके बाद आता है आर्टिकल 9, जो एक बहुत ही सीधा और सख्त प्रिंसिपल सामने रखता है। और वो प्रिंसिपल है एक व्यक्ति एक नागरिकता। मतलब बिल्कुल साफ है, अगर किसी ने अपनी मर्जी से किसी और देश की नागरिकता ले ली तो उसकी भारतीय नागरिकता ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। भारत डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता। अब आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 10 पर, जो बेसिकली सिटीजनशिप को एक तरह की सिक्योरिटी देता है, एक गारंटी देता है। इसको एक अश्योरेंस की तरह समझिए। आर्टिकल 10 कहता है कि अगर कोई भारत का नागरिक है तो वो नागरिक बना रहेगा, उसकी नागरिकता सेफ है। हाँ, लेकिन पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो फ्यूचर में नागरिकता से जुड़े कानून बना सकती है या बदल सकती है। और आखिर में आर्टिकल 11। ये आर्टिकल एक तरह से भविष्य के लिए सारे दरवाजे खोल देता है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने तो शुरुआत के लिए रूल्स बना दिए, लेकिन आर्टिकल 11 ने हमारी पार्लियामेंट को ये पूरी पावर दे दी कि वो वक्त के साथ इन नियमों को बदल सके, नए कानून ला सके, और इसी पावर का इस्तेमाल करके
पार्लियामेंट ने 1955 में सिटीजनशिप एक्ट बनाया, जो आज भी हमारे नागरिकता कानूनों का आधार है। तो हमने संविधान के इन शुरुआती आर्टिकल्स को तो समझ लिया, लेकिन इस सब का मतलब क्या निकलता है? व्हाट्स द बॉटम लाइन? मतलब साफ है, नागरिकता सिर्फ एक लीगल स्टेटस नहीं है, ये एक आइडेंटिटी है, एक पहचान है। ये हमें कुछ अधिकार देती है और हाँ, इसके साथ आती है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी, और यही हमारे लोकतंत्र की असली नींव है। तो इसके बारे में सोचिए कि आज के दौर में एक जिम्मेदार नागरिक होने का असली मतलब क्या है? भारतीय संविधान में हर नागरिक को एक तरह का अदृश्य सुरक्षा कवच मिला हुआ है। आज हम इन्हीं मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स की ताकत को समझने वाले हैं, जो असल में हमें मजबूत और आज़ाद बनाते हैं। देखिए, ये सिर्फ कानून की किताबों में लिखे कुछ भारी भरकम शब्द नहीं है, बल्कि ये हमारी जिंदगी की बुनियाद हैं। ये हर नागरिक की आज़ादी, बराबरी और न्याय की नींव हैं, जो एक पर्सनल शील्ड की तरह काम करते हैं। तो चलिए समझते हैं कि अधिकार हैं क्या और ये काम कैसे करते हैं। इन जबरदस्त अधिकारों को समझने के लिए हमने इसे 5 आसान हिस्सों में बांटा है। एक एक करके इनकी परतों को खोलेंगे और इनकी असली ताकत को जानेंगे। तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये अधिकार आखिर संविधान में हैं कहाँ और ये हमें किसके खिलाफ प्रोटेक्ट करते हैं? इसका जवाब ही इनकी असली पावर की पहली चाबी है। हमारे फंडामेंटल राइट्स संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक दिए गए हैं। जरा सोचिए, संविधान का पूरा एक हिस्सा सिर्फ और सिर्फ हम नागरिकों के अधिकारों को बताने और उन्हें बचाने के लिए ही बनाया गया है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात आती है, स्टेट की परिभाषा। आर्टिकल 12 के हिसाब से स्टेट का मतलब सिर्फ सरकार नहीं है। इसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, विधानसभाएं, यहाँ तक कि सरकारी कंट्रोल वाली हर संस्था शामिल है। मतलब साफ है, ये अधिकार हमें सरकार की किसी भी मनमानी से बचाते हैं। और ये बात तो और भी जरूरी है कि हमारे ये अधिकार किसी भी आम कानून से ऊपर हैं। आर्टिकल 13 सीधा सीधा कहता है कि अगर कोई भी कानून इन अधिकारों के खिलाफ जाता है तो वो कानून रद्द माना जाएगा, क्योंकि यहाँ संविधान ही सुप्रीम है। तो मोटे तौर पर संविधान हमें ये 6 मेन अधिकार देता है। आप कह सकते हैं कि ये हमारे लोकतंत्र के 6 पिलर्स हैं। तो चलिए एक एक करके इन अधिकारों की दुनिया में चलते हैं। चलिए अब आते हैं उन 2 सबसे जरूरी पिलर्स पर, समानता और स्वतंत्रता। ये वो अधिकार हैं जो किसी भी डेमोक्रेटिक लाइफ की बुनियाद होते हैं। तो ये जो समानता का अधिकार है, जो आर्टिकल 14 से 18 तक है, ये एक बहुत सीधी सी बात कहता है। कानून के लिए सब एक बराबर हैं। किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। सरकारी नौकरियों में सबको बराबर मौका मिलेगा और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों को तो जड़ से ही खत्म कर दिया गया है। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है आर्टिकल 18। संविधान ने राजा या महाराजा जैसे खानदानी टाइटल्स को खत्म कर दिया, लेकिन हाँ, डॉक्टर या जनरल जैसे टाइटल्स को बनाए रखा। क्यों? क्योंकि ये मेहनत से कमाए जाते हैं, विरासत में नहीं मिलते। अब इक्वालिटी के बाद आती है आज़ादी। ये वो अधिकार हैं जो हमें अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने की ताकत देता है। इसमें बोलने की आज़ादी, कहीं भी आने जाने की आज़ादी और गलत तरीके से गिरफ्तारी से सुरक्षा जैसे कई अधिकार शामिल हैं। और इसमें भी आर्टिकल 21 यानी जीने का अधिकार, ये तो कमाल का है। देखिए समय के साथ इसका दायरा कितना बढ़ गया है। आज इसका मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि इज्जत से जीना है। इसी में शिक्षा, साफ पर्यावरण, प्राइवेसी और यहाँ तक कि अपनी पसंद के इंसान से शादी करने का अधिकार भी आ गया है। अच्छा, समानता और स्वतंत्रता तो हो गई। अब बात करते हैं उन अधिकारों की जो समाज के कमजोर तबकों को सुरक्षा देते हैं और हर किसी की आस्था और कल्चर का सम्मान करते हैं। देखिए, ये 3 अधिकार हर किसी की सुरक्षा और सम्मान को पक्का करते हैं। पहला है शोषण के खिलाफ अधिकार, जो इंसानी तस्करी और बाल मजदूरी जैसी चीजों पर रोक लगाता है। दूसरा है धर्म की आज़ादी का अधिकार, जो हर किसी को अपनी आस्था मानने और उसे फॉलो करने की पूरी आज़ादी देता है। और तीसरा कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, जो खासकर माइनॉरिटीज़ को अपनी भाषा और कल्चर को बचाने का हक देता है। ओके, अब तक हमने जितने भी अधिकारों की बात की वो सब बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन अब हम उस एक अधिकार की बात करने वाले हैं जिसके बिना बाकी सारे अधिकार बस कागज़ पर रह जाते हैं। ये वो मास्टर की है जो सारे ताले खोलती है। खुद डॉक्टर BR अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान का दिल और आत्मा कहा था। अब इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कितना अहम होगा।
तो ये अधिकार है आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसका मतलब बहुत सिंपल है, अगर सरकार किसी के भी मौलिक अधिकार को छीनती है तो वो इंसान सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। यही वो गारंटी है जो इन अधिकारों को असली बनाती है, सिर्फ कागजी वादा नहीं। अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट रक्षा कैसे करता है? इसके लिए कोर्ट के पास 5 तरह के रिट्स यानी स्पेशल ऑर्डर्स होते हैं। ये बहुत पावरफुल कानूनी टूल्स हैं। जैसे हेबियस कॉर्पस रिट से किसी को गैर कानूनी हिरासत से छुड़वाया जा सकता है, या मैंडेमस से किसी सरकारी अफसर को उसका काम करने का ऑर्डर दिया जा सकता है। ये रिट्स ही पक्का करते हैं कि न्याय मिले। तो अब जब हमने इन अधिकारों की ताकत को समझ लिया है, तो ये जानना भी जरूरी है कि क्या इनकी कोई सीमाएं भी हैं? तो हाँ, कुछ खास सिचुएशंस में हैं। जैसे देश की सुरक्षा और अनुशासन के लिए आर्म्ड फोर्सेस के लिए इन अधिकारों को कुछ हद तक सीमित किया जा सकता है, या फिर नेशनल इमरजेंसी के दौरान इन्हें सस्पेंड किया जा सकता है। और हाँ, एक और बात, इन अधिकारों पर कानून बनाने का हक सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये मौलिक अधिकार ही हैं जो हमें एक लोकतंत्र में सुरक्षा, न्याय और सम्मान से जीने की आज़ादी देते हैं। ये हमारे डेमोक्रेटिक होने का सबूत हैं। असल में यही वो अधिकार हैं जो हमें एक मजबूत और आज़ाद नागरिक बनाते हैं। ये हमें हिम्मत देते हैं कि हम सवाल उठा सकें, अपनी बात रख सकें और बिना डरे जी सकें। तो आखिर में एक सवाल हमारे सोचने के लिए है, एक नागरिक के तौर पर ये अधिकार किसी के लिए क्या मायने रखते हैं? ये जानना कि हम सबके पास एक सुरक्षा कवच है, ये हमारे समाज को कैसे बदलता है, इस पर जरूर सोचिएगा। सोचिए, अगर भारत के संविधान में सिर्फ नागरिकों के अधिकार ही नहीं बल्कि सरकार के लिए भी एक मॉरल कंपस यानी एक नैतिक दिशा सूचक दिया गया हो। खैर, ये कोई कल्पना नहीं बल्कि हकीकत है, और इसी दिशा सूचक को हम कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि ये क्या हैं और भारत के भविष्य के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। चलिए, इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, संविधान का एक हिस्सा है जो नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है ना? वहीं एक हिस्सा सरकार की जिम्मेदारियों पर फोकस करता है। ये असल में एक बेहतर भारत बनाने का एक ब्लूप्रिंट है, एक रोड मैप। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, फर्क एकदम साफ है। संविधान का भाग 3 यानी हमारे फंडामेंटल राइट्स, ये वो हैं जो नागरिकों के पास हैं, लेकिन भाग 4 के ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये सरकार के लिए हैं। समझिए, एक तरह की गाइड बुक है जो उन्हें बताती है कि देश को किस दिशा में ले जाना है। और शायद इसीलिए इन्हें हमारे संविधान की नैतिक आत्मा कहा गया है। ये सिर्फ कोरे नियम नहीं है, नहीं, ये एक सपने को जाहिर करते हैं। एक ऐसे भारत का सपना जो ज्यादा न्यायपूर्ण हो, ज्यादा बराबर हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसका असली मतलब क्या है? सरकार की ड्यूटीज आखिर हैं क्या? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सरकार इन्हें पूरा ना करे तो क्या हम कुछ कर सकते हैं? चलिए समझते हैं कि ये प्रिंसिपल्स काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये निर्देश आखिर दिए किसे जा रहे हैं। आर्टिकल 36 इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। जब भी संविधान में राज्य या द स्टेट शब्द का इस्तेमाल होता है तो इसका मतलब है पूरा का पूरा सरकारी सिस्टम, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, संसद, विधानसभाएं, यहां तक कि लोकल लेवल पर नगरपालिका और पंचायतें भी। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प बात पर। आर्टिकल 37 कहता है कि आप इनमें से किसी भी सिद्धांत को लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। मतलब अगर सरकार इन्हें नहीं मानती तो आप केस नहीं कर सकते। ये एक तरह के वादे हैं, कोई कानूनी कॉन्ट्रैक्ट नहीं। लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, इसी आर्टिकल में ये भी कहा गया है कि ये सिद्धांत देश को चलाने के लिए फंडामेंटल हैं, यानी मूलभूत हैं, और कानून बनाना सरकार का कर्तव्य है, इन्हें ध्यान में रखते हुए। तो फिर सवाल उठता है, अगर इन पर कोई कानूनी एक्शन हो ही नहीं सकता तो फिर इनका फायदा क्या है? इनका मकसद क्या है? देखिए, इनका मकसद है एक ऐसे समाज की नींव रखना जो ज्यादा न्यायपूर्ण हो, ज्यादा बराबर हो, जिसे हम कहते हैं एक वेलफेयर स्टेट या कल्याणकारी राज्य। और ये होता कैसे है? देखिए, ये सिद्धांत सामाजिक और आर्थिक न्याय की नींव रखते हैं। जैसे आर्टिकल 39 ये नहीं कहता कि सबको सिर्फ रोजी रोटी का बराबर हक मिले, बल्कि ये भी पक्का करता है कि काम करने वालों का शोषण न हो। और बात यहीं खत्म नहीं होती। आर्टिकल 41 बेरोजगार, बीमार या बुजुर्ग लोगों के लिए मदद की बात करता है, और आर्टिकल 42 काम करने की सही जगह और मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है। और इसी सोच को आगे बढ़ाता है आर्टिकल 39A, जो कि बहुत बहुत जरूरी है।
ये कहता है कि न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए और ये सरकार की ड्यूटी है कि वो उन लोगों को मुफ्त कानूनी मदद दे जो वकील का खर्चा नहीं उठा सकते। सोचिए कितनी बड़ी बात है। इसका सीधा सा मतलब है कि पैसा न्याय के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहिए। अब जरा शासन और शिक्षा की तरफ देखते हैं। ये प्रिंसिपल्स सिर्फ आर्थिक न्याय तक ही सीमित नहीं है। आर्टिकल 40 उदाहरण के लिए ग्राम पंचायतों को मजबूत करने की बात करता है, मतलब लोकतंत्र को एकदम जमीनी स्तर पर ले जाने की बात। फिर आता है आर्टिकल 45 जो 6 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त और जरूरी शिक्षा की बात करता है। और एक बहुत ही अहम बात आर्टिकल 50 जो कहता है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखा जाना चाहिए ताकि न्यायपालिका आज़ादी से काम कर सके। और हाँ, इन्हीं सिद्धांतों में एक आर्टिकल है जिस पर आज भी बहुत बहस होती है, वो है आर्टिकल 44। ये कहता है कि राज्य को सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की कोशिश करनी चाहिए। इसका मकसद ये है कि देश में शादी, तलाक, विरासत जैसे मामलों में सबके लिए एक ही कानून हो। और देखिए इन सिद्धांतों का दायरा कितना बड़ा है। ये सिर्फ देश के अंदर की बात नहीं करते। आर्टिकल 48 खेती और पशुपालन को मॉडर्न बनाने की बात करता है। आर्टिकल 48A पर्यावरण, जंगल और वन्य जीवों की रक्षा की बात करता है, जो आज के समय में कितना जरूरी है। आर्टिकल 49 हमारे राष्ट्रीय स्मारकों और विरासत को बचाने की बात करता है। और तो और आर्टिकल 51 के जरिए ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की भी बात करते हैं। तो ये सब जानने के बाद हम वापस उसी सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, अगर इन सिद्धांतों को कोर्ट में लागू नहीं करवाया जा सकता तो आखिर ये इतने जरूरी क्यों हैं? इनका असल महत्व क्या है? जरा सोचिए इस बारे में। एक ऐसी चीज जो कानूनन बाध्यकारी नहीं है, उसका असली वजूद क्या है, उसकी कीमत क्या है? इसका जवाब ये है कि ये सिद्धांत एक रोड मैप हैं, एक गाइड हैं। इस सरकार को रास्ता दिखाते हैं कि एक ऐसा समाज कैसे बनाया जाए जहां संविधान के भाग 3 में दिए गए हमारे मौलिक अधिकार, हमारे फंडामेंटल राइट्स सिर्फ किताब में लिखे कुछ शब्द ना रह जाएं, बल्कि हर इंसान के लिए एक जीती जागती हकीकत बन जाएं। इसको ऐसे समझ सकते हैं, संविधान का भाग 3 यानी फंडामेंटल राइट्स वो मंजिल है जहां हमें पहुंचना है, न्याय, बराबरी, आज़ादी। और भाग 4 यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है, वो नक्शा है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, एक आदर्श देश बनाने का जो ये सफर है, इस सफर में इन निर्देशक सिद्धांतों की रोशनी में हम आज कहां तक पहुंचे हैं? क्या हम वाकई उस नैतिक दिशा सूचक के बताए रास्ते पर चल रहे हैं?